के 11 बजे के बीच में उपस्थित हूं आप सबके सामने। आज जिनकी कुंडली लेकर के आया हूं इनका नाम है कन्हैया मिश्रा। ये हैं सुपौल बिहार से। अश्विन माह में इनका जन्म हुआ है। ये बहुत अच्छा व्यक्ति को सुंदर और शरीर को सुंदर बनाने का प्रयास करने वाला बना देता है। व्यक्ति शरीर पे काम करता है कि उसका शरीर स्वस्थ रहे, सुंदर रहे, देखने में आकर्षक हो। इस वजह से उसकी जो है वो ऊर्जा की एक विशेष जो अवस्था होती है वो शरीर को सुंदर बनाने में जाती है। ये पहली बात। दूसरे नंबर पे अगर गौर करते हैं, इनका जन्म दक्षिणायन में हुआ है। दक्षिणायन में जन्मे होने के कारण व्यक्ति के जीवन में अब समस्याएं आती हैं, आएंगी और रहेंगी भी। मतलब वो है, इसका मतलब है कि हमें काम अपने आत्मबल पे करना है, हमें काम अपने पिता के साथ संबंधों को बेहतर करने पे करना है। उनके साथ जितना ज्यादा हो सके लिबर्टी पिता को देनी चाहिए अपने पुत्र को। शुक्ल पक्ष के तृतीया तिथि के चंद्रमा पापक होंगे। इस वजह से व्यक्ति पिता के साथ जुड़ करके कोई व्यापार भी कर सकता है या व्यक्ति स्वयं का भी कोई काम कर सकता है और व्यक्ति दूर देश भी जाकर के धन कमा सकता है। सोमवार के जन्मे होने के कारण व्यक्ति का प्रभाव सुख, शांति, कल्पनाशीलता और व्यक्ति हमेशा ही अपने आप को बीमार महसूस करता है। ये कर्क लग्न के भी कारण होता है और सोमवार के जन्मे होने के कारण व्यक्ति झगड़ालू नहीं है। समाज में और लोगों में बहुत ही हंसी का जो होता है वो माहौल, हंसी ठिठोली करता है, मनोविनोदी होता है और बड़े ही शालीनता से व्यवहार करने वाला होता है। बिल्कुल मन का साफ है, स्पष्ट है, गंदा नहीं है। व्यवहारिकता का ज्ञान बहुत ज्यादा है। पत्नी का प्रेमी होता है। शुक्ल पक्ष के तृतीया तिथि के चंद्रमा, मैंने कही बात की, पापक होते हैं। इस वजह से धन के आगमन के स्रोत कई बार सरकारी ना होकर के प्राइवेट हो जाते हैं और कई बार व्यक्ति को खुद का काम करना पड़ता है। स्वाति नक्षत्र, विषकुंभ योग, ये दोनों बहुत अच्छे और व्यक्ति को बहुमुखी और कई बार इतना ज्यादा व्यक्ति को टैलेंट दे देते हैं कि पता ही नहीं चलता कि व्यक्ति शुरू कहां से करे। विषकुंभ योग शूद्र वर्ण और देवगण के होने के कारण इनका पंचांग जो है वो व्यक्ति को मेहनती या मेहनत करने का इशारा कर रहा है। देवगण के होने के कारण व्यक्ति की बुद्धि शुद्ध है, सात्विक है, पर अगर क्रोध करे तो संपूर्ण पापों का दमन करने का प्रभाव विकसित कर लेता है। या कई बार ऐसी स्थिति हो जाती है कि वो अकेले ही संपूर्ण धरा का शासक बनने का ऐसा कल्पना या फिर ऐसी एक कल्पना सी अपने दिमाग में ऐसी बना ले। जब कार में बैठे, गाड़ी में बैठे तो वो सोचे, वो मतलब एक कल्पनाशीलता की बड़ी ही जबरदस्त और अद्भुत स्थिति बन जाती है। कर्क लग्न की कुंडली में लग्न जो है वो 19 डिग्री का है। आश्लेषा नक्षत्र ये बुध का नक्षत्र होता है और ऐसी स्थिति में जरा गौर करिए तो व्यक्ति कई बार जो होता है वो आलसी होता है और ये वही नक्षत्र है जिसमें लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ था और ये वही नक्षत्र है जिस नक्षत्र में भगवान गणेश जी के दूध पीने की खबर फैली थी। ये वही नक्षत्र है। कर्क लग्न की कुंडली, लग्न 19 डिग्री का, थोड़ा कमजोर नहीं है पर ठीक है, सामान्यतया इसे सामान्य कहेंगे। और लग्न में 4 नंबर की राशि बनी है जो मूलतया यहां बनती है काल पुरुष की कुंडली के लिए। और चंद्रमा और शुक्र यहां पे व्यक्ति को संपूर्ण दे रहे हैं। संपूर्ण का मतलब घर, परिवार, कुटुंब, माता, जन और सामाजिक व्यवस्था, समाज का क्षेत्र, समाज के लिए काम करना, सामाजिक उन्नति का काम करना, व्यक्ति को परोपकारी और परोपकार से युक्त जीवन जीना, धर्म का पालन करना, धर्म को धारण करने वाला बना देंगे। चल अचल संपत्ति खड़ा करना और व्यक्ति को मित्रों का और मित्रों को लाभ प्राप्त करने वाला और कराने वाला हो जाता है। ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ स्वग्रही शुक्र बैठे हैं, मालव्य योग घटित होगा, लेकिन चंद्रमा के केंद्र में आ जाने से उसका प्रभाव मिनिमाइज हो जाएगा या कमजोर हो जाएगा। इस वजह से कि चंद्रमा और शुक्र की स्थिति जब दशम भाव पे देखेगी तो व्यक्ति के प्रभाव में व्यवसाय का गुण दे देगी और व्यक्ति के करियर में व्यवसाय करने के लिए ज्यादा उद्वेलित करने का प्रभाव रखे या फिर कई बार व्यक्ति व्यवसायिक नेचर का हो जाता है। वो जहां पे काम भी करेगा तो वहां पे व्यवसाय उसके दिमाग में रच बस जाता है। क्लियर है? कर्क लग्न की कुंडली के लिए 2 अंक अच्छे होते हैं। 2 तारीख, 11 तारीख, 29 तारीख, 2 अंक अच्छा है। 8 अंक मतलब वृश्चिक राशि और मीन राशि आपके लिए ज्यादा अच्छी। आपके लिए अच्छी नहीं होगी मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि। इन लोगों से बच के रहिएगा। इस कुंडली में गुरु पापी हो जाते हैं, शनि पापी हो जाते हैं, सप्तमेश और अष्टमेश हो जाने से मारक हुई हो जाते हैं। बुध पापी, परम पापी के रूप में, गुरु सामान्य पापी,
परम पापी के रूप में बुध, सूर्य मारक, शनि मारक, और जन्म कुंडली में बुध पापी ग्रह के रूप में और गुरु थोड़े पापी ग्रह के रूप में। मतलब ये पापत्व फैलाएंगे। पाप मतलब असर करेगा, लोभ बढ़ाए, लालच बढ़ाए, ईर्ष्या बढ़ाए अपनी दशा में, बुध में और ये ज्यादा प्रबल हो जाए। शनि की दशा में व्यक्ति का काम रुके, दैनिक आय कमजोर हो, एक्सीडेंट हो जाए, चोट चपेट की घटनाएं ये देखने को मिल जाती हैं। व्यक्ति के जीवन में प्रलाप बढ़ जाता है, दुख बढ़ जाता है, ऐसी स्थितियां होती है। तो ये सप्तम भाव के आगे पीछे शनि और राहु, यानी कि इनकम के पीछे व्यक्ति को भागना होगा और आय को शुरू करने में मशक्कत होगी। जब आप इसी चीज को दशमांश कुंडली में देख रहे हैं तो चंद्रमा और मंगल का एक साथ एक दूसरे को देखना, जो मंगल अष्टम के अधिपति होकर के व्यक्ति के जीवन में ताबड़तोड़ परेशानी लाने का काम करेंगे, वहीं पे नीच के शनि व्यक्ति को कई बार बहुत ज्यादा सोच नहीं पाता है अपने काम को लेकर के, ऐसी स्थिति बनती है। यहां राहु स्वग्रही और दशम भाव को देखेंगे तो राहु का बल यहाँ पे ठीक होगा। शुक्र यहां बैठ करके जन्म कुंडली के पंचम भाव को देखेंगे, ये ठीक है। आप व्यवसाय के लिए ज्यादा फोकस करना चाहिए आपको। सवाल आपका मैं पढ़ देता हूं। इन्होंने सवाल पूछा है कि संपूर्ण विश्लेषण कर दीजिए, बस इनका यही एक कहना है, बस इन्होंने यही बात कही। वो बहुत ज्यादा सवाल वगैरह कुछ नहीं पूछा है, पर सबसे पहले लग्न की बात यहां ठीक है, व्यक्ति का व्यक्तित्व, व्यक्ति का स्वास्थ्य, और व्यक्ति जो है वो पत्नी के भरोसे चलने वाला है, व्यक्ति पत्नी की बात मानने वाला है। और कर्क लग्न वालों का दाम्पत्य थोड़ा बहुत कमजोर होता है, आपको इस पे ध्यान देना होगा। और लग्नेश का चतुर्थ भाव में जाना, और दोनों ही यहाँ के कारक होते हैं, माता से संपूर्ण सुख देने के कारण, माता का संपूर्ण लाभ देने के कारण व्यक्ति को श्रवण पुत्र या फिर कई बार सीधे डायरेक्ट बदल जाने का भाव जागृत होता है, क्योंकि वो पत्नी प्रेमी हो जाता है और पत्नी के वश में रहने वाला बन जाता है। शुक्र के साथ बैठने से ये प्रभाव और भी ज्यादा हो जाए, तो अपने अंदर इस भाव को हमेशा ही मजबूती से रखना होगा कि आप भले ही पत्नी को प्रेम करते हैं, उसमें आपको बैलेंस बना करके चलना होगा। ये बात आपके ऊपर हमेशा इसका दबाव रहेगा। धन भाव के अधिपति का मेहनत से धन कमाए, और पराक्रम भाव में पराक्रमेश का बैठना, भद्र योग का लगना, लेकिन वो त्रिकोण में नहीं है, नहीं केंद्र में है। यहाँ पे भाई बहनों का सुख हमेशा मिलता रहे, पराक्रमी हो और अपने पराक्रम से अपने भाग्य के बल को मजबूत करेगा। उसके पास भाग्य बल की कमजोरी जरूर होगी बुध के नीच की दृष्टि के कारण, पर वो यहाँ का संपूर्ण फल अवश्य करेंगे और व्यक्ति को मेहनती जरूर बनाएंगे। धन कमाने के लिए धन भाव के अधिपति यहाँ से व्यक्ति को धन के लिए चिंता पैदा करेंगे। त्रिक भाव में जाना और धन भाव के अधिपति का धन देना, एक भाव अपने भाव से आगे गया, इस भाव से 3 घर आगे चंद्रमा और शुक्र इस भाव के बल को कमजोर कर रहे हैं। इस भाव से ठीक 3 घर पीछे गुरु का बैठना इस भाव के बल को कमजोर करेगा, क्योंकि पापग्रह अगर तृतीय बैठे होते हैं तो अच्छा होता है, लेकिन यहां त्रिक भाव में पापग्रह जैसे मंगल और सूर्य का बैठना, क्रूर और पापग्रहों का बैठना अच्छा माना जाता है। इस वजह से यहाँ पे व्यक्ति के जीवन में और जेहन में मेहनत करने की प्रबलता रहेगी और पराक्रम भाव बलवान हो रहा है। दूसरी तरीके से अगर आप इसको और भी देखते हैं तो ये प्रसार का होता है, तो व्यक्ति ट्रांसपोर्ट आदि के लिए काम कर सकता है, पढ़ने पढ़ाने का काम कर सकता है, बैंकिंग सेक्टर में काम कर सकता है, टेलीकॉम के सेक्टर में काम कर सकता है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में काम कर सकता है, लोगों को जोड़ने का काम कर सकता है, इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड बेस पे काम करने का काम कर सकता है। ये सब चीजें 2 जगहों को जोड़ना, और एजेंट, शेयर ब्रोकर वगैरह का भी व्यक्ति की कुंडली में काम बनता है। हालांकि वो चंद्रमा जो इनकी कुंडली में है वो बड़े अच्छे बैठे हैं, खराब नहीं है, तो इस वजह से ये काम बनता है। और सूर्य भी बहुत ही व्यक्ति को पराक्रमी और तेजस्वी बना रहे हैं। व्यक्ति के जीवन में धर्म हमेशा रहेगा, कभी भी वो धर्म छोड़ेगा नहीं, क्योंकि धर्म भाव पे गुरु की स्थिति तो बनी है। वो भले ही व्यक्ति को व्यय ज्यादा बना रहे हैं, बचपना व्यक्ति करता है खर्च करने में, उसको समझ नहीं आता कि कहाँ पे खर्च करना है। ये गुरु के यहाँ 12वें जाने का प्रभाव होगा, लेकिन धर्म इसलिए रहेगा क्योंकि धर्म भाव में धर्म के कारक गुरु की राशि बनी है। वो प्रभाव कमजोर इसलिए होगा क्योंकि वो शत्रु की राशि में बैठे हैं या फिर शत्रुवत बैठे हैं, लेकिन सूर्य, मंगल और बुध जैसे तीनों अच्छे ग्रह यहाँ बैठे हैं, कोई भी ग्रह खराब नहीं है। इस वजह से व्यक्ति के पास स्किल बहुत अच्छी रहे, उसका कम्युनिकेशन अच्छा रहे, उसका प्रभाव अच्छा रहे, उसका व्यक्तित्व अच्छा रहे, आचरण अच्छा रहे, धर्म अच्छा रहे, और वो व्यक्तित्व का अच्छा होता है, मतलब समाज में उसके प्रभाव अच्छे व्यक्ति के रूप में देखे जाते हैं।
पराक्रम ठीक, चतुर्थ स्थान बहुत मजबूत और बलशाली है, इस वजह से चल अचल संपत्ति का प्रभाव भी व्यक्ति के जीवन में मिलेगा। थोड़ी बहुत मशक्कत बनेगी पर वो एक सामान्य सी बात है। गुरु की दृष्टि यहां है, बहुत ज्यादा अच्छी नहीं, वो छठे भाव के अधिपति होकर के देख रहे हैं, इस वजह से थोड़ी सी मशक्कत गुरु की दशा में संभव है, ऐसा कह सकता हूं। पंचम भाव के अधिपति का मंगल जो जन्म कुंडली में कन्या की राशि में बैठे हैं, कन्या राशि में, जिसके ऊपर गौर करिए तो तृतीयस्थ कोई ग्रह नहीं, चौथे राहु, इस भाव का बल ठीक है, यहां पे किसी शुभ ग्रह का कोई प्रभाव नहीं। और पंचम के कारक गुरु शत्रु की राशि में, पढ़ने में मन नहीं लगता और अंक कम आते हैं, बुद्धिमानी बहुत है पर जिस विषय पे व्यक्ति का पूरा कमांड होता है उसी विषय में कई बार अंक कमजोर आ जाते हैं। लेकिन एक बात है कि यहाँ पे मंगल की राशि बनी है और वो बुध के साथ बैठे हैं तो व्यक्ति के पास क्रिएटिव जो क्षेत्र है वो बड़ा अच्छा होता है, क्रिएटिविटी बड़ी अच्छी होती है। व्यक्ति के पास बैंकिंग स्किल, बैंक के क्षेत्र में काम करना, पढ़ने पढ़ाने का काम करना, वाणी से संबंधित कोई भी काम कर लेना और बैठ करके कुर्सी पर किसी को आदेश देने का काम भी व्यक्ति कर सकता है। इस भाव से चतुर्थस्थ राहु स्वग्रही होकर के बैठे हैं तो व्यक्ति खोजबीन और रिसर्च आदि के क्षेत्र में भी आगे बढ़ सकता है। उसके एक बात जो मैं हमेशा कहूंगा, यहां राहु का बैठना व्यक्ति को सवालिया बनाएगा और दिमाग ज्यादा लगाता है, जितना नहीं सोचना चाहिए उतना सोचता है, एग्रेसिवनेस होगी क्योंकि गुरु के ऊपर राहु का प्रभाव, और गुरु व्यक्ति को गंभीर नहीं बनने दे रहे हैं। व्यक्ति के अंदर गंभीरता की कमी है, वो गंभीर नहीं है, उसके अंदर अपने आप को और भी गंभीरता में लाने का प्रयास करना होगा। पंचम भाव के ऊपर थोड़ी सी कमजोरी भी देख रहा हूं क्योंकि इसके कारक 12 में और इसके अधिपति जन्म कुंडली में त्रिक भाव में, इस वजह से व्यक्ति को यश, कीर्ति, मान, सम्मान मंगल की दशा में थोड़ी कम हो जाती है या फिर कई बार उसका प्रभाव थोड़ा कमजोर सा हो जाता है। वैसे मंगल बैठे बड़े अच्छे हैं, इस वजह से वो दे जरूर देंगे, जाते जाते वो परिणाम ग्रह दे जाता है। छठे भाव के अधिपति और इस कुंडली के लिए पापी ग्रह के रूप में कहे जाएंगे क्योंकि गौण राशि बन रही है यहाँ पे और यहाँ मूल त्रिकोण राशि फंस जा रही है और अष्टम भाव के अधिपति विपरीत राजयोग और विपरीत परिस्थिति का निर्माण कर रहे हैं। गौर करिए, यहाँ गुरु और शनि का एक दूसरे को देखना कई बार व्यक्ति के जीवन में अच्छा नहीं होगा, पर यहाँ मंगल और बुध का एक साथ बैठना अच्छा होगा क्योंकि मंगल पंचम के अधिपति और बुध तृतीय के अधिपति होने के साथ साथ 12वें के अधिपति। पुत्र कई बार दुष्ट हो जाता है या पुत्र कई बार जो होता है वो बहुत ही ज्यादा तिकड़वी या बहुत ही ज्यादा चपल चंचल चालाक हो जाता है, या कई बार कि जन्म कुंडली में पंचम भाव के अधिपति का 12वें भाव के अधिपति से संबंध बन जाए तो मिनिमाइज हो जाता है व्यक्ति का व्यक्तित्व, या कई बार बुध की दशा या मंगल की दशा में व्यक्ति जो होता है बहुत ही चपल हो जाता है। ये स्थिति बनती है, मतलब चालाक ज्यादा हो जाए, दिमाग ज्यादा लगाने लगे, जिससे उसके काम में नुकसान की स्थिति पैदा हो जाती है। और पंचमेश का त्रिक भाव में जाना या दुह स्थान में जाना बहुत अच्छा नहीं होता है, इस कारण से आपको उस पर काम करना होगा। बजरंग बली की आराधना हमेशा करनी होगी, गणेश जी के मंत्रों का जप हमेशा कर लेना चाहिए। क्लियर है? छठे भाव के अधिपति और नवम भाव के अधिपति, धर्म के कारक देवगुरु बृहस्पति, संपूर्ण सुखों के भोक्ता, शुक्र को देख करके जहां व्यक्ति को अनुभवी, चंद्रमा को देख करके जहां व्यक्ति को धार्मिक, गुरु के सूर्य से केंद्र में जाने से व्यक्ति के अंदर नैतिक तत्वों का जहां प्रभाव, वहीं राहु से दृष्ट होने के कारण व्यक्ति के अंदर जीवन में कई बार समरसता का माहौल कमजोर और कई बार शत्रुओं का आना हो सकता है। उस गुरु की 7वीं दृष्टि जन्म कुंडली में यहाँ शत्रु से व्यक्ति सामान्यतया आलसी तो होगा और साथ ही साथ व्यक्ति जो है वो शुद्धता से शुद्ध मन स्थिति का नहीं होता। वो कई बार, यहाँ पे गुरु की दशा की बात कर रहा हूं, शनि की दशा में व्यक्ति जो होता है वो अपना दिमाग ज्यादा लगाने लगता है, दिल से कम सोचता है, पर वस्तुतः वहां पे ऋण से मुक्त उसको होने में दिक्कत भी हो सकती है। ऋण देने से बचना चाहिए, ले सकते हैं, देने से बचना चाहिए। कोर्ट केस आदि में व्यक्ति को कई बार मशक्कत ज्यादा करनी पड़ जाएगी, इस वजह से फंसने की आदत न डालिएगा। इन सब चीजों से अपने आप को मुक्त रखिएगा। आप मिथुन लग्न के हैं, कर्क लग्न के हैं, और कर्क लग्न की कुंडली जो होती है वो इमोशनल ज्यादा होती है, दूसरों को देने के चक्कर में कई बार हम फंस जाते हैं, इस वजह से आपको इस पे ध्यान रखने की आवश्यकता महसूस करता हूं। सप्तम और अष्टम के अधिपति होकर के शनि जन्म कुंडली में बैठे हैं, कहां? छठे भाव में। पापग्रह का छठे भाव में बैठना, दूसरे पापग्रह शनि की दृष्टि का, राहु मंगल की दृष्टि का पड़ना, एक शुभग्रह गुरु की दृष्टि, सप्तम भाव के अधिपति और अष्टम भाव के अधिपति को गुरु ने देखा है, जो स्वयं यहाँ के अधिपति होते हैं और भाग्य के अधिपति हैं। यानी कि अष्टम और सप्तम के अधिपति पे अगर शुभग्रह गुरु की दृष्टि पड़े
और सप्तम भाव के अधिपति अपने भाव से पीछे जाएं तो दाम्पत्य का सुख मिल जाए। और साथ ही साथ व्यक्ति की पत्नी उससे ज्यादा समझदार होती है। इस वजह से कई बार व्यक्ति को अपने पत्नी पे भरोसा ज्यादा हो जाता है और यही कारण है कि पत्नी दिमाग ज्यादा देने लगती है, जिसका व्यक्ति एक तरीके से उसके अंदर लालच पैदा हो जाता है कि नहीं मैं इसकी बात मानूंगा तो आगे बढ़ूंगा, ऐसा हो जाता है। हालांकि वो कई बार संभव भी है क्योंकि नवांश कुंडली में भी यहाँ चंद्रमा वर्गोत्तम हो जाते हैं और शुक्र केंद्र में आपका दाम्पत्य बहुत अच्छा है। मैं ये 100% गारंटी से कह सकता हूं क्योंकि यहां भी दो शुभ ग्रह केंद्र में, यहां भी वो केंद्र में ही आ रहे हैं। दाम्पत्य सबसे ज्यादा और व्यक्ति के विवाह के बाद भाग्योदय की स्थिति और भी ज्यादा प्रबलतम स्थिति में देख रहा हूं। दूसरी बात बता दूं, यहां बातचीत कई बार कम होती है और सरकारी क्षेत्र का लाभ भी मिल सकता है। शुद्ध रूप से कहें तो बुध का प्रभाव यहाँ पे बहुत अच्छा दाम्पत्य। गुरु आप भले ही थोड़े ढीले ढाले होंगे लेकिन पत्नी आपको छोड़ेगी नहीं। यहाँ पे अगर ये तो बात शनि की थी, तीसरी दृष्टि आयु का प्रदाता और व्यक्ति को खोजबीन करने वाला, रिसर्च और व्यक्ति को गूढ़ और रहस्यमय चीजों का जानकार बनाने के साथ साथ व्यक्ति के प्रभावों को और भी ज्यादा मजबूत करे और ज्ञान से संपन्न बनाए। एक बात और है कि अष्टम के कारक ने अष्टम को देखा है और अष्टम भाव से गुरु पंचमस्थ है। इसका मतलब यह होता है कि व्यक्ति के अंदर एक अलग तरीके का अनूठापन और अलग तरीके की दार्शनिकता भी झलकेगी, जिसका लाभ उसके व्यक्तित्व को और भी ज्यादा चौड़ा करने में और बृहद आकार देने में मिल सकता है। व्यक्ति गंभीर हो, शांत हो, जब तक किसी भी बात को समझे नहीं तब तक उस पर अपनी टिप्पणी ना करे और किसी भी स्थिति में जाकर के लालचीपन की स्थिति से मुक्त होकर ले। यहाँ पे शनि बहुत अच्छे नहीं होते, इस वजह से शनि की दशा में व्यक्ति को संतुलन बनाना होगा, निर्णय लेने से पहले, व्यापार करने से पहले और कई बार व्यक्ति को पार्टनर बनाने से पहले। पर वस्तुतः एक बात और है कि यहाँ पे दाम्पत्य का संपूर्ण सुख और व्यक्ति के जीवन में जो दिमाग वो लगा रहा है उसके पीछे मैं तो यही कहूंगा कि अभी जिस दशा में व्यक्ति गुजर रहा है उसके आधार पर व्यक्ति को 2027 तक लाजवर्त धारण कर लेना चाहिए, ये बात बनती है। भाग्य भाव के अधिपति जन्म कुंडली में गुरु बनते हैं। अष्टम छठे के अधिपति 12 में बैठे हैं। ये थोड़े कमजोर होंगे, थोड़े क्या मतलब वो कमजोर हैं क्योंकि उनके ऊपर राहु का और शनि का प्रभाव है। इस वजह से व्यक्ति का भाग्य जहां प्रलोभित होगा वो हमेशा ही ये सोचेगा कि मुझे कुछ अच्छा वातावरण मिल जाए और व्यक्ति के भाग्य को कमजोर करने का प्रयास करेगा क्योंकि राहु का प्रभाव अष्टम से बैठ करके और शनि का प्रभाव छठे से बैठ करके। तो छठे भाव में बैठे ग्रह और अष्टम भाव में बैठे ग्रह या 12वें भाव में बैठे ग्रह अगर वो अच्छे नहीं बैठे होते तो कई बार उनका प्रभाव सीमित हो जाता है या उसके प्रभावों में कमजोरी आ जाती है, ऐसी स्थिति बनती है। तो आप जरा गौर करिए तो भाग्य के अधिपति 12 में, विदेश जाइए, बाहर निकलिए और साथ ही साथ केंद्र के 3 घर खाली, पंचम खाली, नवम खाली। ये कुंडली को एक परोक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से कमजोरी मिल रही है, इसको समझने की आवश्यकता है। और वस्तुतः आपकी कुंडली में आश्लेषा नक्षत्र के जन्मे हैं आप, बुध आपकी कुंडली में बहुत बढ़िया है, वाणी का प्रभाव, भाई बहनों का लाभ और कुटुंब का सुख, ये सब आपकी कुंडली में है। वस्तुतः आप अनुभव से ही बोलते हैं पर कई बार वो बहुत ज्यादा सटीक नहीं लगती है। क्रोध आता है पर उसको व्यक्ति यहां नहीं लाता, इस कारण से कई बार वो मुट्ठी बंद करके क्रोध करने वाले व्यक्ति के रूप में जाना जाता है। जैसे जैसे वो अवस्था को प्राप्त करता है बूढ़ी माता पे भी क्रोध करने की स्थिति बनती जाती है। कई बार वो अपडेट होने के चक्कर में अपने आप को या अपने बुजुर्गों पे चिल्ला देता है, क्रोध कर देता है और कई बार उसे वो अपच्छित हो जाती है चीजें। तो इसका मतलब आपके ऊपर इस बात का दबाव हमेशा रहेगा कि वृद्धावस्था में आप माता और पिता दोनों की सेवा कितनी कर सकते हैं, उसके बाद अपने कर्म में और अपने भक्ति में कितना संतुलन बना सकते हैं। इन सब चीजों का दबाव आपके ऊपर हमेशा रहेगा क्योंकि गुरु स्वग्रही नहीं है, शत्रुग्रही होकर के बैठे हैं, जिसके कारण व्यक्ति के अंदर चपलता और लालचपन की स्थिति ज्यादा है। वो व्यक्ति कई बार धार्मिक तो है पर उसको धर्म का लाभ नहीं मिले तो धर्म को त्याग भी देता है या कई बार अपने आप को बहुत ज्यादा आधुनिक बनाने के चक्कर में अपने ही पुराने संस्कारों को खो बैठता है। क्लियर है? दशम स्थान के और इस कुंडली के लिए सर्वाधिक योग कारक ग्रह मंगल जन्म कुंडली में हस्त नक्षत्र में बैठे हैं, जिसके अधिपति बुध जन्म कुंडली में चतुर्थस्थ होकर के स्वाति नक्षत्र में बैठ करके राहु से दृष्ट, ध्यान से, दशम स्थान के अधिपति और पंचम के अधिपति मंगल इस कुंडली में सबसे ज्यादा योग कारक। चंद्रमा भी अच्छे, शुक्र जन्म कुंडली में पापी ग्रह के रूप में जाने जाएंगे, तो पापी ये भी हो गए, हालांकि ये अशुभ ग्रह होंगे, पापी नहीं अशुभ कह सकते हैं। तो अशुभ भाव के अधिपति होकर के चतुर्थ में बैठे, ये महा
धनी योग भी बनाता है और महान साम्राज्यवादी व्यक्ति का साम्राज्य स्थापित हो ऐसा वो सोचता है, समाज कल्याण के लिए काम करे ऐसा सोचता है, विश्व प्रसिद्ध हो, राजनीति का लाभ हो, ये सब वो सोचता है। व्यक्ति इन सब क्षेत्रों में जाना चाहता है और जा भी सकता है, ऐसी स्थितियां बनती हैं। व्यवसाय करे और व्यवसाय के बल पे व्यक्ति समाज में मजबूत स्थिति को प्राप्त करता है। सबको साथ लेकर के चलने का जो भाव है वो व्यक्ति के अंदर बहुत अच्छे तरीके से देख रहा हूं, क्योंकि दशम स्थान पे दो शुभ ग्रहों का प्रभाव, यहाँ के अधिपति व्यक्ति को खुद का व्यवसाय भी करते हुए दिखवा रहे हैं। पिता के साथ जुड़ करके व्यक्ति काम करे तो बहुत लाभ हो। ये ठीक है, ये कमजोर नहीं है, ये इशारा कर रहे हैं कि खुद का काम करिए। और दशम स्थान पे दो शुभ ग्रहों का प्रभाव व्यक्ति को पूर्णतया व्यवसाय बनाने के लिए तत्पर हो रहे हैं। एकादशवें भाव के अधिपति और जन्म कुंडली में सब चतुर्थ के अधिपति स्वग्रही मालव्य योग का घटना और गुरु की दृष्टि लाभ भाव के अधिपति को जन्म कुंडली के छठे भाव के अधिपति ने देखा है। इस वजह से दरिद्र दोष पैदा होता है। किसी को देने से बचना चाहिए, किसी को दे करके दिलवा करके अपना काम नुकसान मत करिए। दो लोगों के बीच में चक्कर में पड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, इस वजह से इससे मना करूंगा। साथ ही साथ जितना ज्यादा हो सके अपने आप को सांस्कृतिक बनाने का प्रयास करिए, जितना ज्यादा हो सके अपने आप को आध्यात्मिक और धार्मिक बनाने का प्रयास करिए। उतावलेपन की स्थिति से मुक्त करने का प्रभाव विकसित करना होगा और अपने आप को बहुत ज्यादा भोगी नहीं बनाना है, क्योंकि शनि यहां बैठ करके आपको आलसी और शुक्र यहां बैठ करके आपको भोगी। अनुभव तो है क्योंकि गुरु ने शुक्र को देखा है, पर वस्तुतः चंद्रमा और शुक्र आपको थोड़े ढीले स्वभाव का बना रहे हैं। उसमें कर्कशता की और कठोरता की आवश्यकता जरूर है। बहुत ज्यादा किसी को समझने में देर और जल्दबाजी मत करिएगा। ये बात यहां तक। बुध के प्रभाव में बहुत अच्छी स्थिति है। वो पापी होने के बावजूद भी आपको धर्मज्ञ और धर्मनिष्ठ, कर्तव्यनिष्ठ और कर्तव्य परायण बना रहे हैं। नवमांश कुंडली तो बहुत ज्यादा अच्छी है। पत्नी नौकरी क्षेत्र से आ सकती हैं, पदाशीन आ सकती हैं। दशमांश कुंडली में गुरु का यहाँ बैठना ये ठीक है। व्यक्ति नेचर वाइज मेहनत करने वाला होता है, उसके पास वाणी का बल है, भाग्य का बल है, श्रेष्ठ लोगों का संपर्क है, उच्चतम लोगों का आदर्श वो बहुत अच्छे तरीके से फॉलो कर लेता है और प्रेरणा का स्रोत भी बन जाता है समाज में। ये स्थिति बड़ी अच्छी है। मंगल, चंद्रमा, बुध और शुक्र, इन सभी ग्रहों में अगर आप सभी ग्रहों को देखते हैं तो सबसे ज्यादा दिग्बली ग्रह बलवान होगा। इस वजह से व्यक्ति की कुंडली में लाभ, जो भी चीज आप प्राप्त करना चाहते हो वो आपको मिल जाता है। चाहे माता का सुख हो, चाहे पिता का सुख हो, चाहे धर्म का सुख हो, चाहे अध्यात्म का सुख हो, चाहे अनुभव का सुख हो, चाहे चल अचल संपत्ति का सुख हो। विशाखा नक्षत्र में बैठे हैं जिसके अधिपति गुरु आर्द्रा नक्षत्र में बैठ करके शुक्र को देख करके व्यक्ति के जीवन में लाभ की अभिवृद्धि ही कर रहे हैं। साथ ही साथ कमजोरी क्या है इस कुंडली की? कमजोरी, व्यक्ति धर्म में कभी कभी भरोसा कम करने लगेगा। गुरु और शनि की दशा में व्यक्ति निर्णय गलत ले सकता है, आलसी हो सकता है, भोगी ज्यादा हो सकता है, साथ ही साथ पत्नी के वश में रहने वाला हो सकता है। कम्युनिकेशन अच्छा होने के बावजूद भी वो उस पर काम ना करे तो कई बार वो कुंद नहीं होता, वो मजबूत नहीं होता, उसके धार कमजोर पड़ने लगते हैं। कम्युनिकेशन पे काम करिए, इंटरनेट से जुड़ करके अपने आप को मार्केट करिए और भी ज्यादा अपने आप को फ्लरिश करिए, आगे बढ़ाइए, तो चीजें ज्यादा अच्छी होंगी। इस कुंडली में सूर्य 6 नंबर की राशि में नीचाभिलाषी, चंद्रमा 7 नंबर की राशि में नीचाभिलाषी, इस वजह से इन दोनों पे काम करना होगा। तो शिव जी की मंदिर की स्थिति बनती है, शिव जी के मंदिर का धोना, मंदिर का दर्शन करना, उनको सफेद पुष्प की माला अर्पित करना, ये काम आप कर सकते हैं। साथ ही साथ अपने जीवन में दुर्गा सप्तशती को धारण करिए। उनके चाहे किसी भी तरीके से हिंदी हो या संस्कृत हो, जैसे भी, आप तो ब्राह्मण हैं, पढ़ सकते हैं। प्रत्येक दिन एक अध्याय नियमित रूप से, पूजा करते समय नहीं, कभी भी दिन की शुरुआत दुर्गा सप्तशती से करते रहिए। नल दमयंती की कथा या फिर विष्णु पुराण या शिव पुराण की कथा का रुद्राक्ष धारण करिए। शंख बजाने का काम अगर हो सके तो प्रारंभ दिन की शुरुआत में आप शंख भी पूजा के समय पे बजा सकते हैं। शंख से भगवान शिव को स्नान करवाइए, दूध से उनका जो है वो शिवलिंग का दर्शन, उनका वो अभिषेक कराइए, ये चीजें कर सकते हैं। अंक 2 मैंने बताया। सोमवार का दिन अच्छा है। इस कुंडली के लिए सफेद रंग अच्छा है, गुलाबी रंग भी अच्छा है, क्रीम कलर अच्छा होगा। ये कुंडली सौजन्य को प्राप्त करने वाली है। जैसे होता है ना सौजन्य से, मतलब आप एक ऐसे व्यक्ति के रूप में समाज में जाने जा सकते हैं जिसकी कीर्ति चहुओर फैल सकती है। पर वो अगर किसी का गुलाम हो जाएगा, चाहे वो पत्नी का हो, चाहे वो इमोशन का हो, चाहे वो सही तरीके से अभिव्यक्ति ना कर पाने का हो, तो उसको कमजोरी मिल जाएगी। आपकी कुंडली में दशमांश कुंडली मंगल लग्न में,
बुध चंद्रमा का देखना, लक्ष्मी संपन्न योग। यहाँ पे बुध और गुरु का एक दूसरे से द्विद्वादश जाना ये थोड़ा ठीक नहीं है, पर गुरु के ऊपर शनि की दृष्टि व्यक्ति की पत्नी को भी नौकरी वाला, या फिर कई बार अगर आप विवाह करने भी चले तो पूर्व दिशा बहुत अच्छी होगी। और बहुत अच्छे बैठे हैं यहाँ पे दोनों, ये बहुत अच्छे बैठे हैं। बुध बहुत अच्छे स्वग्रही, शुक्र स्वग्रही, मंगल जन्म कुंडली में पंचमेश होकर के तृतीय में बैठे हैं। इस वजह से कई बार पुत्र पे और संतान पे आपको ध्यान रखना होगा, ये बात दिखती है। बाहर भी जाकर के आप भाग्य का लाभ ले सकते हैं। आपकी कुंडली में अभी तो मैं शनि की दशा देख रहा हूं, बुध की दशा इस कुंडली में अगर आपका दिमाग ठीक ठाक रहा और काम करा तो निस्संदेह कुछ अच्छी चीजें भी हो सकती हैं। वैसे एक बात और बता दूं तो ग्रह बल के आधार पर सूर्य और चंद्रमा पे अगर आपने काम किया तो निस्संदेह ये 100% परिणाम दे सकते हैं। मंगल भी बहुत अच्छे और 100% परिणाम देने वाले हैं। बुध आपकी कुंडली में कमजोर है, इसका मतलब है कि व्यक्ति की कुंडली में 12वें के अधिपति और तृतीय का अधिपति अगर कमजोर है, त्रिक भाव के अधिपति, तो थोड़ा ठीक ही है। इसका मतलब है कि व्यक्ति के अंदर जो चालाकपन या चालाकी की स्थिति है वो ठीक है, उसको बैलेंस कर रहे हैं। इसका मतलब है कि व्यक्ति के नेचर में भौतिकीय चीजों के प्रति जो आकर्षित होने का भाव है वो उतना नहीं है, हालांकि वो थोड़ा कम है, उतना नहीं है, क्योंकि वो ग्रह मृतप्राय है। तो आपको गणेश जी के मंत्रों का जप करना चाहिए। आलस्य न करिए, ऊर्जावान बने रहिए, हनुमान चालीसा का पाठ, मंदिर का दर्शन, और साथ ही साथ मंगल जब जो डिग्री में बैठे हैं वो सूर्य से अस्त हो रहे हैं। मंगल यहाँ 15 डिग्री के 14 डिग्री के और सूर्य 15 डिग्री के अस्त होने के कारण मंगल का प्रभाव कमजोर होगा। तो क्या होगा, दशम स्थान कमजोर हो सकता है। इसका मतलब है कि आपको सबसे ज्यादा ध्यान तत्काल प्रभाव से दशम स्थान पे कर देना चाहिए। इसका मतलब है कि हनुमान जी की पूजा, और जितनी जल्दी हो सके किसी चीज में अपने आप को एंगेज करिए, चाहे छोटा काम हो चाहे बड़ा, अपने आप को तुरंत ही किसी काम में लगाइए, चाहे जो सामने दिख जाए। भविष्य को देखने की ताकत आपके अंदर अभी विकसित नहीं हुई है। तो मैं समझता हूं कि ये आपको कहीं कंफ्यूज ना कर दे, क्योंकि ये सप्तमेश अष्टमेश की दशा चल रही है, वो विपरीत ही स्थिति का निर्माण कर रहे हैं। ऊपर से गुरु के ऊपर शनि का प्रभाव, और भी दोनों एक दूसरे को देख करके आपके अंदर जो है वो एक तरीके की अलग तरीके का प्रतियोगितापन डाल रहे हैं। इस वजह से जितनी जल्दी हो सके इससे बाहर निकलने का प्रयास व्यक्ति को करना चाहिए। गुरु ठीक है, ज्यादातर ग्रह आपकी कुंडली में युवावस्था में बैठे हैं, इस वजह से ये कुंडली संपूर्ण हो जाती है। साथ ही साथ ये कर्क लग्न की कुंडली यहां बनती है शुभ ग्रह की, यहां भी धनु लग्न की कुंडली शुभ ग्रह की, यहां भी कन्या लग्न की कुंडली शुभ ग्रह की, और साथ ही साथ मंगल का बैठना जो कि जन्म कुंडली में अष्टमेश है। कर्म क्षेत्र में थोड़ा कमजोर जरूर देख रहा हूं, इस वजह से आपको सबसे ज्यादा फोकस दशम स्थान पे यानी कि कर्म क्षेत्र पे करना होगा। समाज बेहतर बनाइए, कंपनी अच्छी रखिए, पिता के साथ संबंधों को आप मजबूती दे सकते हैं, पिता के साथ जुड़ करके कोई काम कर सकते हैं। काम कौन सा करें, अब इसके लिए बताऊं तो आपकी कुंडली के आधार पर मैं जो देख रहा हूं उसमें चंद्रमा से संबंधित और शुक्र से संबंधित आप कोई भी काम कर सकते हैं। दही, दूध, खोआ, पेड़ा, लड्डू, मिठाई, मिष्ठान, तरल चीजों का कारोबार, श्रृंगार स्टोर, गारमेंट्स का काम, ये सब चीजें बनती हैं। शुक्र से संबंधित जो भी क्षेत्र आता हो, चंद्रमा से संबंधित जितने भी क्षेत्र आते हैं, ये तो आपको मिल जाएगा, आप कोई भी काम कर सकते हैं। मैंने इतनी आपकी सहायता करी। ये कर्क लग्न की कुंडली है, अगर शुद्ध भोजन है, शुद्ध जीवन है, तो रुद्राक्ष की माला भी धारण कर सकते हैं। कंठी जरूर धारण करना चाहिए, ब्राह्मण है, संध्या वगैरह जरूर करना चाहिए, गायत्री जप वगैरह भी आपको अवश्य कर लेना चाहिए। आप क्रोध नहीं करते, पर जब करते हैं तो बड़ी तीव्र हो जाती है, और वही स्थिति आपके जीवन को निगेटिव ले जाने का काम करती है। आपके अंदर गुरुत्व का बल कम है, गुरुत्व के बल को आकर्षित करने का भाव आपके अंदर ठीक है। आप अपने शरीर पे ज्यादा ध्यान देते हैं, सही तरीके से उठना बैठना ये चीज ठीक है, आपके कपड़े अच्छे हैं, आप उन सब चीजों पे जो होता है वो सुगंध और इत्र आदि के पीछे व्यक्ति भागता है, ये सब चीजें होती हैं जीवन में। मित्रता व्यक्ति करता है, पर कई बार अचानक से बहुत ज्यादा हो जाए, फिर छूटे तो छोड़ दे। जीवन में कई लोग आते हैं और सब जो है वो एक एक टाइम पे वक्त होने के बाद छूटते जाते हैं, पर व्यक्ति सब जगह से अपने आप को हटा करके कई बार पत्नी के ऊपर फोकस कर देता है, या जीवन के अंतिम समय में उसके पास कोई नहीं होता सिवाय पत्नी के। इस वजह से प्रयास ये करिए कि सबको पकड़ करके रखिए। कुटुंब का सुख आपके जीवन में है, उसको भागने मत दीजिएगा। बहनों का सुख है, भाइयों का सुख है, माता पिता का सुख है, बड़ों का आशीर्वाद है, उन सबको बना करके रखिएगा। घर में आप सुखद और अच्छे तरीके से अपना पर्यावरण विकसित कर सकते हैं, ये इन दोनों का प्रभाव है। घर के वातावरण को आप जितना भी टाइट वहां पे हो, जो एक होती है ना स्थिति जैसे कठोरपन वाली, उसको हटा करके आप उसको सुखद माहौल में बदल सकते हैं। आपके अंदर ये क्षमता है, चाहे जितना ही माहौल कठोरता वाला हो आप उसको कोमल बना सकते हैं।
ये आपके अंदर क्षमता है। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।